नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको कृषि से जुड़ी, बागवानी से जुड़ी, फलों से जुड़ी, फसलों से जुड़ी, पशुधन से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का शुभ आरंभ 14 अप्रैल से। अब कृषकों के सुझाव से कृषि को मिलेगा और बढ़ावा। सामाजिक समरसता कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी योजनाओं की जानकारी। धान की खेती को वैज्ञानिक पद्धति की सौगात। नमस्कार, मैं हूं अंशु सिंह। अब समाचार विस्तार से। देश भर में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का शुभ आरंभ 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से होगा और इसका लक्ष्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ किसानों की प्रगति के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना है। अभियान का लक्ष्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके गांव में सामाजिक समरसता बढ़ाना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की आजीविका के लिए राष्ट्रीय व्यापी प्रयास करना है। कृषि में समग्र विकास के लिए ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान में किसानों के सुझाव भी आमंत्रित है। कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें भी कई योजनाएं बनाती है, उसका भी इसमें समावेश करे और हर पंचायत में ग्राम सभा में जो जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, फिशरी के पदाधिकारी हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उसमें शामिल रहें और योजनाओं की जानकारी दी और फिर किसानों के जो सुझाव हों उनको भी इकट्ठा करके राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास आए, ताकि अपनी योजनाओं को और किसान उन्मुख बनाने के दृष्टि से हमें कुछ मार्गदर्शन इसके माध्यम से मिल सकेगा। ग्रामीणों के जीवन में दो अहम पहलू हैं। पहला, कृषि की वैज्ञानिक पद्धति जिसे वे समय समय पर उपयोग में लाते हैं, और दूसरा, सामाजिक समरसता। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पंचायतों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। ग्रामवासियों को सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प उनसे कराया जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो राष्ट्रीय एकता के प्रति जो विचार थे, उनसे सभी ग्राम पंचायतों में सभी लोगों को अवगत कराने का काम हमारा विभाग करेगा। कृषि उन्नति मेले में धान की वैज्ञानिक पद्धति से खेती पर एक किताब का विमोचन कृषि मंत्री द्वारा किया गया। ये धान की वैज्ञानिक खेती पुस्तिका आप लोगों को काफ़ी लाभकारी साबित होगी और इसमें खास करके धान उगाने की नई नई विधियों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ धान में किस प्रकार आप खरपतवार नियंत्रण करें, जल का प्रबंध करें, इसी प्रकार धान के जो मुख्य कीट और रोग हैं उनके बारे में भी इस पुस्तिका में जानकारी दी गई है और साथ ही साथ धान की कटाई किस प्रकार से की जाए और इसके अलावा धान के जो उत्पाद हैं हमारे, खास करके मूल्य संवर्धित उत्पाद, उनको कैसे आप बना सकते हैं, अधिक आमदनी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो धान की प्रमुख किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। आशा है ये पुस्तिका किसान भाइयों के लिए भविष्य में धान उगाने के लिए आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर आकाशवाणी दिल्ली द्वारा एक कृषि पाठशाला का प्रसारण किया गया और इसमें हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे जो किसान भाई हैं वो जो धान की तकनीक है अच्छा उत्पादन लेने के लिए, उसको वो अच्छी तरह से समझें। अब आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है और कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
हमने आप तक पहुंचाई कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि किसान इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किसान भाइयों, समसामयिक कार्य और जैविक खेती के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि समसामयिक कार्य क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। आइए जानते हैं। सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, कार्यक्रम शुरू करते हैं किसान और विज्ञान, यानी हमारे किसान भाई बहनों के प्रश्नों के जवाब देंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी गेहूं की कटाई चल रही है मुख्यतः, तो हमारे किसान भाई बहनों को इस बारे में अगर और जानकारी मिल जाए कि क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह से वो और अधिक मुनाफा ले सकते हैं, तो आप उनको जानकारी दें, अच्छा रहेगा। राठी जी, सबसे पहले बात आती है गेहूं की कटाई की बात आती है तो गर्मी के महीने में होती है जी। तो हमारे किसान भाइयों को जो कटाई का कार्य है ये सुबह और शाम को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर को ये काम ना करें, क्योंकि इससे बीमार होने की समस्या बन जाती है। दूसरी बात ये आती है कि कटाई करने से पहले आप देख लें कि आपकी फसल सही से पक गई है और ज़्यादा भी नहीं पकी। अगर ज़्यादा पकती है तो उसकी बालें झड़ती हैं और सही पक गई तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और कच्ची काट देते हैं तो दाने का पूरा विकास नहीं हो पाता, तो ये भी आपको देखना है। जी जी। तीसरी बात ध्यान रखना कि कटाई का पोस्चर क्या हो, जिससे कि आपके शरीर पे कम से कम आपका थकावट आए और कम से कम आपको दिक्कत हो, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात ये, कटाई करने के बाद आप गेहूं को सुखा के ही उसकी मंडाई करें, अन्यथा आपका गेहूं जो है ठीक से नहीं निकल पाता, दाने टूटने लग जाते हैं और थ्रेसर में सही प्रकार से निकलने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ ऐसी खास बातें जो कटाई के समय आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जिन्होंने लेट बुआई की थी, उनकी फसल अभी शायद कटाई के लिए तैयार नहीं है, तो वो आखिरी जो अपना पानी लगाएं, सिंचाई करें, वो हल्की करें और हल्की करने के साथ साथ ही उसके बाद का ध्यान रखें कि सिंचाई उसी समय करें जिस समय हवा नहीं चल रही हो। अगर हवा चल रही होगी आप सिंचाई करेंगे तो आपके गेहूं के गिरने की समस्या बन जाती है और गिरे हुए गेहूं को काटने में काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और जो हमारे किसान भाई कंबाइन से कटवाना चाहते हैं तो कंबाइन की जो कटाई हो तभी करें जब आपका गेहूं सही रूप से पक जाए, क्योंकि कंबाइन जो है तभी अच्छा काटती है जब आपका गेहूं सही पका हो और आपकी जो पौधे हैं पूरी तरह सूख गए हो, तो उसमें कंबाइन की कटाई ठीक होती है। और कंबाइन की कटाई दिन के समय ज़्यादा अच्छी रहती है। रात को जिस समय ओस पड़ रही है उस समय आप अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंबाइन की कटाई के बाद में, क्योंकि आजकल भूसे की बड़ी मांग है, तो आजकल एक दूसरी मशीन आई है जो पीछे पीछे भूसा बना देती है, तो आपके दोनों काम हो जाते हैं, भूसा भी बन जाता है, कंबाइन से गेहूँ भी कट जाता है और आपको पूरा लाभ मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक और आजकल सबसे ज़्यादा हमारी सरकार भी ध्यान दे रही है जैविक खेती के बारे में। पहले तो जैविक खेती पे बहुत ध्यान दिया जाता था, समय बदला, रासायनिक खाद वगैरह आ गए, अच्छी उपज लेने के चक्कर में लोग अंधाधुंध रासायनिक खाद डालने लगे, लेकिन नुकसान होने लगा। तो अब फिर से जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा किसान भाई बहनों को ज़रा जानकारी दे तो अच्छा रहेगा। राठी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले अगर आज से 40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे देश में पूरी खेती जैविक खेती थी जी। और जो भी हम खादों का इस्तेमाल करते थे वो केवल देसी खाद का ही प्रयोग करते थे। जो बीज होता था वो भी घर के होते थे और उसमें दवाइयों का प्रयोग ना के बराबर होता था। तो हमारा उत्पादन थोड़ा कम जरूर था, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी।
लेकिन बीच में क्योंकि हमारे देश को काफ़ी बड़ी मात्रा में अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, तो हमारे ऊपर ये दबाव था कि हम अपना उत्पादन बढ़ाएं। जी। उत्पादन बढ़ाने के समय हमें नई नई किस्में आई, और ये किस्में ऐसी थी जो ज़्यादा पानी से और ज़्यादा खाद से अच्छी पैदावार देती थी। और पैदावार की क्योंकि हमें ज़रूरत थी, तो उस समय हमें जो अनुमोदित खाद किया उसकी मात्रा से हमारे किसान भाइयों ने अच्छी पैदावार ली। लेकिन बाद में ये हमें लालच आ गया कि हम और ज़्यादा खाद डालें, और ज़्यादा दवाई डालें, तो इससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उस पर कुप्रभाव पड़ा। भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या घटने लग गई जी। भूमि की जल धारण क्षमता कम हो गई, यानी कि उसके जो भौतिक गुण है वो प्रभावित हुए, रासायनिक गुण प्रभावित हुए, जैविक गुण प्रभावित हुए, और प्रभावित होने की वजह से किसान की उत्पादन लागत लगातार बढ़ती गई, और साथ साथ में उसको जो आमदनी थी वो घटती चली गई, जिससे हमारे बहुत से किसान भाइयों ने काफ़ी कर्जे के नीचे दब गए। और दबने की वजह से उनका मतलब मुख्य जो वजह थी वो यही थी कि हमारी भूमि की लगातार उर्वरा शक्ति घटती जा रही थी। और इसी समय में हमारे किसान भाइयों ने अपने जो देसी खाद हैं इनके साथ अनदेखी करनी शुरू कर दी कि कुड़ी का खाद डालने के बजाय 1 कट्टा यूरिया और डाल देंगे, 1 कट्टा DAP और डाल देंगे। इसकी वजह से और हमारी ज़मीन को काफ़ी दिक्कत आई। अब इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि हमें जैविक खेती को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खेती से एक तो हमारा खेती में टिकाऊपन रहता है, यानी कि हमारा जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जाता है, किसान की उत्पादन लागत कम होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और साथ साथ में जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बहुत ही श्रेष्ठ रहती है। अब आप जैसा जानते हैं कि रासायनिक खाद तो है ही हैं, लेकिन पीछे जो दवाइयाँ और कीटनाशक जो दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है, और कई बार अनुमोदित ना होने पर भी हम कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, खासकर सब्जियों में। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं और इन सब्जियों को जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर पे कुप्रभाव डालती है। इन सब बातों को देखते हुए हमारा जो उपभोक्ता है वो भी जागरूक हो गया, और वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, लेकिन उसको जैविक सब्जी चाहिए। जैविक सब्जी यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार के जहरीले रसायन का अवशेष ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जैविक खेती जो है ये अब दोबारा से इसकी मांग बढ़ने लग गई है, जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने लग गई है, और किसानों को जैविक उत्पाद पैदा करने में कम लागत आती है, ज़्यादा आमदनी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए इसकी मांग बढ़ती गई, और भारत सरकार ने भी इसको माना है कि ये बहुत ही समय की मांग है कि हम इसको बढ़ावा दें, और भारत सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जो इसको बढ़ावे के लिए काम कर रही हैं। एक और बात खासियत ये है कि हमारे देश के अंदर जैविक खेती की प्रबल संभावनाएँ हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जिसमें संसार में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है, बिल्कुल। आदमियों की संख्या नंबर 2 पे है। अब इनका जो अवशिष्ट है अगर उसको हम प्रॉपर प्रोसेस कर लें, खाद बना लें, तो मेरे ख्याल में हमें जो रासायनिक खादों की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। और जब हमारी ज़मीन में की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी फसल अच्छी होगी, तो अच्छी फसल में कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। उसके साथ साथ में प्रकृति ने हमें नीम और करंज जैसे कुछ ऐसे पेड़ दिए हैं जिनके अगर हम उत्पाद को यूज़ करते हैं तो ये कीट और बीमारी नियंत्रण में भी काफ़ी सहायक हो सकते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी बहुत सी नई नई चीज़ों की इजाद की है जो जैविक हैं, जिससे हम कीट का नियंत्रण भी कर सकते हैं, बीमारी का नियंत्रण भी कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे जितने वैज्ञानिक भाई हैं वो किसानों को ये बताने लग गए हैं कि कीट आने से पहले ही आपको ये देखना है कि कीट आपकी फसल में किस मात्रा में आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसका जैविक नियंत्रण भी संभव है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आ गए हैं, और ये ट्रैप्स जो हैं फसल में जैसे फूल आना शुरू होता है तभी लग जाते हैं, और इससे खासकर जो फली छेदक कीड़े हैं, कीट हैं, इस प्रकार के जो कीट जो फली छेदक हैं या फल के अंदर घुस जाते हैं, उनका हमें पूरा पता लग जाता है कि हमारे खेत में किस मात्रा में आ रहे हैं। और इस जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं इनमें खासियत होती है कि इसमें मादा जो कीट है उसकी गंध होती है, जिससे जितने भी नर कीट आसपास के हैं वो सब उसके अंदर आके फंस जाते हैं। और जब नर ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे और मादा से मिलने वाले नहीं होंगे, तो हमारी जो जनसंख्या आगे नहीं चलेगी, और जनसंख्या आगे नहीं चलेगी तो कीट का नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कोई जहरीले रसायन का प्रयोग भी नहीं किया, कीट का भी नियंत्रण हो गया, और इससे हमारी फसल को काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ में कई सारी दूसरी हमारे पास जैविक कीटनाशक हैं आजकल उपलब्ध हैं, जो कि ना तो वातावरण पर प्रभाव डालती हैं, ना ही फसलों में कुप्रभाव डालती हैं, और कीट नियंत्रण में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतवर्ष के अंदर जैविक खेती का काफ़ी प्रचलन बढ़ने लग गया है, और भारत सरकार ने एपीडा को इसकी नोडल एजेंसी बनाया है। और आज हमारे देश में कोई 20 के करीब ऐसी एजेंसियां हैं जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए कार्य कर रही हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है इस जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से युवा
कृषि को एक व्यापार के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे? राइट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा देश युवाओं का देश है जी। और अगर खेती में नए युवक नहीं आएंगे तो हमारी कृषि जो विकास नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि नवयुवकों को कृषि की तरफ आकर्षित किया जाए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक RE अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टू फार्मिंग की एक परियोजना चलाई है। तो उसके माध्यम से भी हम जो जितने भी नवयुवक हैं वो कृषि में कैसे रुचि लें, उनकी रुचि कैसे बढ़े, इस बात के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वो जो पुरानी हमारी खेती थी उसको हट के एक नए प्रकार की खेती करनी पड़ेगी, जहाँ पे कम जगह में हम ज़्यादा पैदावार ले सकें, अच्छी पैदावार ले सकें और हमारे किसान के जो नवयुवक हैं वो न केवल खेती बल्कि खेती के अलावा उनकी आमदनी बढ़ती रहे, उस किसान के भी हमें कई सारे रोजगार करने पड़ेंगे जो खेती से संबंधित है। तो मैं राठी साहब बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अगर कोई भी युवक गाँव का करता है तो बड़े मज़े से 20 से 30 हज़ार रुपये कम से कम महीना आमदनी ले सकता है केवल 50 से 100 बक्सों के माध्यम से। और उससे न केवल उसकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि वो बक्से जहाँ पे भी रखेगा वहाँ पे जो फसलें हैं उनका उत्पादन भी 10 से 15% बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी फसलों में जो परागण की समस्या है उसका समाधान मधुमक्खियाँ करती हैं। और अधिकांश फसलों में जैसे अगर आप बात करें हमारी जितनी भी बेल वाली फसलें हैं इनमें पर परागण होता है। जब तक मधुमक्खी नहीं आएगी तो आपका परागण नहीं होगा और जब तक परागण नहीं होगा तो हमारे नए फल और सब्जी नहीं बनेंगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब वो भी हमारे किसान नवयुवक हैं अगर वो इस किस्म का काम करते हैं तो बड़े मज़े से अपनी आमदनी तो बढ़ाएंगे, साथ में अपने जो साथी लोग हैं उनको भी मदद करेंगे। इसके अलावा और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नवयुवक अगर आता है तो कृषि में और आमदनी 100 गुना बढ़ जाती है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। आज हम पैदा तो करते हैं लेकिन पैदा करने के बाद हमारे किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता है और जब मूल्य नहीं मिल पाता है तो यही काम अगर गांव में उसका मूल्य संवर्धन का हो जाए तो गांव में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, जो युवक हैं उनको अच्छा काम मिल जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और गांव के विकास में काफ़ी अहम योगदान होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे अभी गेहूं की कटाई चल रही है और अधिकतर गाँव में गेहूं की खेती हो रही है। तो गेहूं को हम गेहूं के रूप में अगर बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है 15 रुपये किलो। लेकिन गेहूँ का अगर हमने दलिया बना दिया और उसको ठीक से प्रॉपर पैक कर दिया तो कीमत होगी 30 रुपये किलो। और अगर उसके अलावा अगर हमने गेहूं के हमने नूडल्स बना दिए या सेमिया बना दी जो बड़े मज़े से गांव में बन सकती हैं तो कीमत होगी 40 से 100 रुपये किलो। बिस्किट बन गया तो और कीमत बढ़ गई। तो जो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का काम है ये काम अगर गांव में होता है तो गांव के जो नवयुवक हैं वो कृषि में और अधिक रुचि लेंगे। और ये खाली गेहूं में नहीं है, ये सभी फसलों में है। चाहे आप पशुपालन ले लें, पशुपालन में जब हम दूध की बिक्री करते हैं तो गांव में जो दूध बिकता है वो मुश्किल से 30 से 35 रुपये किलो बिकता है। लेकिन इसी दूध का अगर हम पनीर बना लें, खोआ बना लें, मावा बना लें तो इस दूध की कीमत बढ़ जाती है 50 से 60 रुपये किलो। और ये काम गांव में बड़ी आसानी से हो सकता है और इसके दो फायदे होते हैं। एक तो गांव में अगर इसके किस्म के रोजगार बढ़ते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है। उसके साथ साथ में हमारे शहर हैं इनको भी जो जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और सब्जियों में अधिक लागू होता है। क्योंकि जैसे अगर हम गोभी की बात कर लें तो गोभी जो फूल गोभी बाजार में आती है तो अगर 2 किलो की है तो खाने वाला पोर्शन केवल आधा या पौना किलो है, बाकी तो वेस्ट वाला पोर्शन है। अगर हम इस पौना किलो पोर्शन को अलग निकाल लें और वेस्ट पोर्शन को गांव में ही रख लें तो उसका खाद बन जाएगा और हमारा जो वेस्टेज है गांव में शहर में वो कम हो जाएगी और किसान को ज़्यादा आमदनी मिलेगी और युवाओं को अच्छे रोजगार मिलेंगे। इसी तरह से आजकल संरक्षित खेती चल रही है जो कम क्षेत्रफल में एक किसान भाई ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो नवयुवक जो है पॉली हाउस या नेट, सेड नेट या नेट हाउस लगा के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और नई किस्म की पैदावार ले सकते हैं। उससे उनको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, ज़्यादा आमदनी भी रहेगी और गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इसके साथ साथ में गांव के विकास के साथ में देश का विकास भी होगा। तो किसान भाई बहनों, मेरे नौजवानों, डॉक्टर डबास ने आज जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और ख़ास तौर से जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर डबास का, ये हमारे बीच आए और उन्होंने इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद
मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। आप अपने सुझाव और समस्याएं भी हमें लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो भी हमें लिख सकते हैं। आप हमसे फेसबुक या ट्विटर के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो जल्दी से उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। इसी के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।